जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीएससी की एग्ज़ाम चल रही है और एग्ज़ाम में आगामी दिनों में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब तक आपने जो किया है, जो पढ़ाई की है, उसका पूरा रिजल्ट आप इस एग्ज़ाम पर डिपेंड करेगा। ध्यान देना, एग्ज़ाम डोज बीएससी थर्ड ईयर, ये मैंने क्लियर किया है यहाँ पर। एग्ज़ाम डोज बीएससी थर्ड ईयर में आपको देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपको एग्ज़ाम के समय जो 3 घंटे का समय होता है, उसमें आपको बिल्कुल भी किसी भी सूरत में आपने जो कॉपी में लिख दिया उसको आप कट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ही आप काटना नहीं है, बिल्कुल भी आप कट नहीं करना है। और पहले आप यूनिट सेकंड स्टार्ट करें, सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन में हमारा पेपर डिवाइड है। आप सेक्शन बी स्टार्ट करें, उसके बाद सेक्शन सी, मतलब बी और सी में से आप स्टार्ट करें। सेक्शन ए को सबसे लास्ट में लें और बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रखें। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रखें, उसे कमज़ोर ना होने दें, क्योंकि सारी लड़ाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस की है। और एक ध्यान रखना एक बात का, आप कोई रिएक्शन नहीं आई, आपने याद किया है, आप लर्न किया, आपको रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, उसके बाद आप क्या करना है, उस रिएक्शन को आपको मरता क्या नहीं करता, आपको पेपर में करना है। रिएक्शन दूसरी लिख सकते हैं, लेकिन आपका मुखड़ा वही रहना चाहिए, टाइटल वही रहना चाहिए। टाइटल आप चेंज नहीं करें। बाकी कॉन्फिडेंस लेवल से आप अच्छे एग्ज़ाम दें और बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्ज़ाम के लिए। ये बात मैंने आपको बताई है बात, ठीक है। अब चलें हमारे इस टॉपिक पर। तो आप देखो, यूनिट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रहे हैं, ऑर्गेनिक पेपर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ये पेपर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है हमारी यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से आप टॉपिक आपको सेलेक्टिव करना है, याद उन्हें एग्जाम से पहले आप अच्छे ढंग से कर लें। बाकी सभी 5 मिनट आप पढ़नी है। यूनिट फर्स्ट में आपका एनएमआर है। एनएमआर को एचएनएमआर भी हम कहेंगे, पीएमआर भी इसको हम अदर नेम दे सकते हैं। एनएमआर, एचएनएमआर, इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन आप पूछी जा सकती है। क्या पूछा जा सकता है डायरेक्ट? यहाँ पर इनकी डेफिनेशन यहाँ से पूछी जा सकती है, डायरेक्ट ही डेफिनेशन यहाँ से पूछी जा सकती है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे फैक्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आप क्लियर कर लें। सील्डिंग एंड डीसील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग और डीसील्डिंग इफेक्ट से यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये आपको सील्डिंग और डीसील्डिंग, देखो अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन इसको हम कभी कभी यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, उसी डीसील्डिंग को अंग्रेजी वाला वर्ड है, इसको अंग्रेजी में ऐसे हिंदी में वैसे लिख दिया, सील्डिंग ऐसे लिख कर आ जाता है, सील्डिंग, और उसको डीसील्डिंग। वाकई में इनका मतलब होता है परिरक्षण और विपरिरक्षण। तो आप ये टॉपिक आप देखें, परिरक्षण विपरीक्षण प्रभाव आप देखें, बहुत ही टॉपिक। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आप टॉपिक को क्लियर करें, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं वो आप ध्यान रखें। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सील्डिंग डीसील्डिंग इफेक्ट को समझाइए, परिरक्षण विपरीक्षण प्रभाव को समझाइए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर अगला है हमारे प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रोटॉन्स से क्वेश्चन आते हैं। एनएनसीओ टॉपिक प्रोटॉन, एनएनसीओ टॉपिक प्रोटॉन, ये क्वेश्चन हमारे पास से पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। डाई स्टीरियो टॉपिक प्रोटॉन, डाई स्टीरियो टॉपिक प्रोटॉन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आप ध्यान रखना है, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने के प्रबल चांस है। इसके बाद आप क्वेश्चन यहाँ पर देखो, संभावना कहाँ से बन रही है। एक संभावना एनएमआर सिग्नल, एनएमआर सिग्नल, ये अपने आप में एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनएमआर सिग्नल से टॉपिक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे, ठीक है। अब अगली इसी में देखें हम, अगला एनएमआर सिग्नल के बाद हम बात करें केमिकल शिफ्ट।
केमिकल शिफ्ट हमारे पास एक टॉपिक, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केमिकल शिफ्ट में स्टैंडर्ड जो कंपाउंड है टेट्रामेथिलसेलेन, TMS का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। TMS का मतलब SiCH3 और CH3 मतलब 4 मेथिल एक सिलिकॉन एटम को बॉन्डेड कर रहे हुए हैं, इसे टेट्रामेथिलसेलेन बोलते हैं। और TMS का यूज इसमें केमिकल शिफ्ट में एज ए स्टैंडर्ड कंपाउंड के रूप में यूज किया जाता है, मतलब मानक संदर्भ यौगिक के रूप में TMS का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन पुट हो सकता है। और यहाँ पर देखिए अगला जो हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर पैमाने भी है, स्केल्स, टॉ पैमाना और डेल्टा पैमाना, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। NMR सिग्नल का जो विपाटन है, स्प्लिटिंग ऑफ NMR सिग्नल, वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। कितने सिग्नल देगा, तो उससे आप ये क्लियर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कुछ इस यूनिट में नहीं है, बहुत ईजी यूनिट है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों यूनिट सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकंड। हम पढ़ रहे हैं एग्जाम डोज ऑफ BSc पार्ट 3rd ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। अब यूनिट सेकंड में देखें, हम घबराएं नहीं, पहली बात तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं। यूनिट सेकंड में कौन से इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक लर्न करने हैं। यूनिट सेकंड का नाम है ऑर्गानो मेटालिक कंपाउंड्स, और हिंदी में बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। देखो 5 यूनिट है, 5 यूनिट से आपको 50 नंबर लेने हैं, 50 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। सेकंड यूनिट ये भी 10 नंबर की है, 10 मार्क्स हैं। तो इसमें से कौन कौन से आपको देखो, क्लासिफिक नेम, नोमेनक्लेचर यहाँ से इम्पोर्टेंट है। नोमेनक्लेचर आपको देखना है, नामकरण देख लीजिए। इसके बाद क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण आप देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके लिए है CLI कंपाउंड्स, कार्ब लिथियम यौगिक। कार्ब लिथियम यौगिक टॉपिक से क्वेश्चन आने के प्रबल चांसेस होते हैं, और इसमें उत्तम ग्रीनयार अभिकर्मक कार्ब लिथियम यौगिकों को उत्तम ग्रीनयार अभिकर्मक क्यों कहते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और देखिए CMG मतलब कार्बन मैग्नीशियम कंपाउंड से क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से क्वेश्चन जो बनने की संभावना है वो ग्रीनयार अभिकर्मक से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना है। यहाँ पर एक टॉपिक देखने हैं आपको, इससे रिलेटेड टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। यहाँ पर देखिए आपके हैं कार्ब जिंक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हैनी स्मिथ अभिकर्मक यहाँ से पूछे जा सकते हैं। हैनी स्मिथ रीजेंट से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। हैनी स्मिथ रीजेंट यहाँ से कार्ब जिंक यौगिक से पूछे जा सकते हैं। इसी यूनिट का सेकेंड एक पार्ट और है। और देखो कार्ब लिथियम यौगिक से रबर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हैवियर रबर और गट्टा पर्चा रबर। और देखो ये दोनों चीज़ हैं, ये आपकी यूनिट 5 को भी कंप्लीट कर रही है। हैवियर रबर, गट्टा पर्चा रबर यूनिट 5 को भी आप कंप्लीट करेगी, वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ध्यान रखना। तो ग्रीनयार अभिकर्मक से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, हैनी स्मिथ अभिकर्मक रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। और यहाँ से देखिए कार्ब लिथियम हो गया, और कार्बन एल्युमिनियम यौगिक में देखो एक वो कंपाउंड है जिगलर नाटा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और जिगलर नाटा ये आपको यूनिट
यूनिट 5 में भी इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें यूनिट 5 में भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर बात ये है, यूनिट 5 से भी क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, यूनिट 2 से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस तरह के टॉपिक ज़रूर करें। यूनिट 5 में आ जाए तो भी अपने फ़ायदा है, यूनिट 2 में आ जाए तो भी अपने को फ़ायदा है, ये ध्यान रखें। इसी यूनिट का अगला जो पोर्शन है, अगला जो पार्ट है वो है थायोल्स वाला। इसी यूनिट का अगला जो पार्ट है वो है थायोल वाला, ध्यान रखना। इसमें सल्फर कंपाउंड्स इस यूनिट में से इम्पोर्टेंट हैं। और सल्फर कंपाउंड्स में आपको ध्यान रखना है सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण रिएक्शन पूछी जा सकती है, इस बात को क्लियर कर लें। सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण रिएक्शन पूछी जा सकती है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और है सधूम फ्यूमिंग H2SO4 क्या है, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका सेक्शन ए में आधे नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है आपको जानकारी बता दूं, कंसेंट्रेट H2SO4 प्लस SO3 का जो मिक्सर है वो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और फ्यूमिंग का मतलब होता है हिंदी में सधूम, और इसको हम ओलियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओलियम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सल्फर के बाद हम बात करें थायोल्स। थायोल में क्वेश्चन आ सकते हैं और थायोल की निर्माण विधि से क्वेश्चन आ सकते हैं। थायोल का नामकरण में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। IUPAC नामकरण, ये ध्यान रखना, इसमें देख लेना IUPAC नामकरण यहाँ से पूछा जा सकता है। और इससे बात अगली करें सल्फा ड्रग्स मतलब सल्फा औषधियाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सल्फा ड्रग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल चांसेस बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होने के, ये ध्यान रखने वाली बात है। और थायोल के बाद यहाँ पर इसी यूनिट में ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। थायो ईथर से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। थायो ईथर में एक रिएक्शन आती है और थायो ईथर से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, या DMSO और DSE। यहाँ से इसी यूनिट से क्वेश्चन एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, वो रिएक्शन पूछी जा सकती है, पुट अप हो सकती है। रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया या रिएक्शन पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, और ये आपको ध्यान रखना है कार्ब जिंक कंपाउंड से ये रिएक्शन पूछी जा सकती है। कहाँ से पूछी जा सकती है? कार्ब जिंक यौगिकों से रिएक्शन रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया पूछी जा सकती है। तो ये तो है यूनिट 2 की बात हमने की, और भी ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं, बाकी आपको पूरी यूनिट करनी है, क्योंकि स्कोर करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब यूनिट 3 की बात कर लें, यूनिट 3 की बात कर लें। यूनिट 3 हमारे, आपको ध्यान है, यूनिट 3 तो भाई पूरी रिएक्शन है, और इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब विषम चक्रीय यौगिक। यूनिट 3 वैसे डरावनी यूनिट है, लेकिन ऐसा डरने वाला कुछ नहीं है। सब चीज़ महत्वपूर्ण है, सब चीज़ इजी है, यदि पढ़ने वाला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले तो यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखें आप, जो इजी है। नामकरण देखें, नामकरण में IUPAC नामकरण आपको पूछा जा सकता है। IUPAC नेम यहाँ से पूछे जाएंगे, और यहाँ से इसी यूनिट में से एरोमेटिकता विषम चक्रीय यौगिकों के एरोमेटिकता पर क्वेश्चन 100% आता है, आने के चांसेस हैं।
यहाँ पर नेम रिएक्शन पढ़ लें आप। नेम रिएक्शन यहाँ से ध्यान रखें, नेम रिएक्शन यहाँ पर पूछी जाएंगी अच्छे नंबर में, लगभग 5 नंबर की नेम रिएक्शन यहाँ से पूछी जा सकती हैं। और इसमें देखो पॉलनॉर, नॉरपिरॉल, फिशर-एंडॉल सिंथेसिस, बिस्लर-नेप्रियोल्स की रिएक्शन, यहाँ से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पॉलनॉर, नॉरपिरॉल, सीले के मेथड है और बिस्लर-नेप्रियोल्स की रिएक्शन है, चिची-वेवन रिएक्शन है और फिशर-एंडॉल सिंथेसिस यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछे जा सकते हैं। और एरोमेटिसिटी यहाँ पर पढ़ें और यहाँ से रिएक्शन आएंगे भाई, रिएक्शन कंप्लीट करना पूछा जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट करो। तो रिएक्शन कंप्लीट कौन करेगा? जिसको पहले से क्लियरिटी है, जो रिएक्शन जानता है वो रिएक्शन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक आप करें, नोमेनक्लेचर करें, नेम रिएक्शन आप देखनी, नेम रिएक्शन जितनी मैंने करवाई है आप अच्छे ढंग से कर लें और रिएक्शन कंप्लीट यहाँ से करनी है। बाकी ये है यहाँ पर। और यहाँ से स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक लक्षण यहाँ से पूछे जाएंगे। और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यहाँ से, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस हैं। किसी भी कंपाउंड के स्पेक्ट्रोस्कोपिक लक्षण क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, मतलब स्ट्रक्चर और से स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। रिएक्शन वगैरह तो ही है, रिएक्शन में आ गई वह देखो प्रिपरेशन रिएक्शन भी आ जाती है और इसके बाद उसके प्रिपरेशन के बाद उन केमिकल रिएक्शन वो भी यहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो यूनिट 3 में इतना आपको करना है और बाकी शॉर्टकट सफलता का कुछ नहीं होता, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना क्योंकि आपको 11 को आपका एग्ज़ाम है। अब यूनिट 4 की बात कर लें। यूनिट 4, यूनिट 4, यूनिट 4 कौन सी है पता है आपको? यूनिट 4 है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनोलेट्स। इनोलेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट 4 में आते हैं। आपको ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने की बात है वो आप पढ़ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये यूनिट 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात कर लेता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स आप ज़्यादा पढ़ें यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट्स में आपके क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस है। तो यहाँ पर देखो, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स का नेम, नोमेनक्लेचर, पहली बात। सेकंड बात, क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इजी टॉपिक है और आप इजी को ज़्यादा पढ़ें, कठिन को कम पढ़ें, ये रूल कहता है सफलता का। नोमेनक्लेचर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ओसाजोन, ओसाजोन मैकेनिज्म, मतलब ओसाजोन क्रियाविधि यहाँ से पूछी जाएगी, पूछी जाएगी। मतलब ये क्या, मुझे पेपर का पता थोड़ी है मतलब पूछी जा सकती है ना। ओसाजोन क्रियाविधि यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। यहाँ पर ग्लूकोज से रिलेटेड, ग्लूकोज रिलेटेड रिएक्शंस, ग्लूकोज रिलेटेड रिएक्शन आपको क्लियर करने हैं। भाई ग्लूकोज आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा क्या है, ग्लूकोज कार्बोनिल यौगिक के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, कार्बोनिल यौगिक के साथ कंपाउंड, एजी के साथ रिएक्शंस हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन में कौन से कैरेक्टर्स में पाए जाते हैं, इससे रिलेटेड। तो ग्लूकोज रिलेटेड रिएक्शन यहाँ से पूछी जा सकती है। और यहाँ पर एपीमर, एपीमर, एनोमर, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं। एरिथ्रो और थ्रियो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एरिथ्रो या एथ्रियो भी बोलते हैं इसको और थ्रियो भी इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जा सकते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ से देखो रफ विधि बहुत बड़ी रिएक्शन है, रफ विधि रिएक्शन है। क्लियनी सिंथेसिस,
क्लियर नहीं, आप क्लियर करें। बॉल निम्नीकरण, बॉल निम्नीकरण आप क्लियर कर रहे हैं। और एक रिएक्शन और है यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। बॉल निम्नीकरण पद्धति के अलावा एक रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आती रहती है वो क्वेश्चन में, और वो रिएक्शन है देखो कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन में सोडेन मेथड। स्वीडन मेथड यहाँ से पूछी जा सकती है। और द्रव पद्धति हो गया, बॉल निम्नीकरण हो गया, ओसाजोन हो गया हमारा, तो ये एक रिएक्शन और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लॉब्री डी ब्राइन बॉन एकेन्स्टीन अभिक्रिया। लॉब्री डी ब्राइन बॉन एकेन्स्टीन अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में ये है ग्लूकोज फ्रक्टोज और मेनोज तीनों ही एक साम्यावस्था में होते हैं और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लॉब्री डी ब्राइन बॉन एकेन्स्टीन रिएक्शन यहाँ से पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद यहाँ से देखो इनकी स्ट्रक्चर्स, इसमें बहुत है, इसमें ज़्यादा है। इन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ग्लूकोज संरचना मतलब हावर्थ, ग्लूकोज की हावर्थ संरचना, फ्रक्टोज की हावर्थ संरचना यहाँ से पूछी जा सकती है। हावर्थ संरचना ध्यान रखें, ज़्यादा देखें। हावर्थ स्ट्रक्चर ग्लूकोज फ्रक्टोज, इसमें हावर्थ इसकी नहीं है, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज है, लैक्टोज है, इनकी हावर्थ स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है। और यहाँ से डाइसैकराइड्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान रखना हावर्थ संरचना आपको देखनी है सभी की, हावर्थ स्ट्रक्चर सभी की देखनी है, ये क्या क्लियर कर लेना। इसमें ग्लूकोज को पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, और फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं भाई, फ्रक्टोज को फ्यूरेनोज कहते हैं, लैक्टोज और सुक्रोज गैलेक्टोज। इसके बाद हम बात करें स्टार्च, इन सब की हावर्थ स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। ये तो स्टार्च क्या है, नॉन शुगर, और ये कौन है, शुगर में आ रहे हैं, तो शर्करा में स्टार्च पूछा जा सकता है, सेलोज पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया है। आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए बढ़िया, नहीं पढ़ रखा टेंशन वाली बात, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं करें, अच्छे ढंग से पढ़ते रहें। और यहाँ पर राइबोज की स्ट्रक्चर भी यहाँ से पूछ जा सके, राइबोज है, माल्टोज है, राइबोज माल्टोज ये सब डाइसैकराइड में आ रहे हैं, राइबोज माल्टोज डाइसैकराइड में आ रहे हैं भाई। इससे रिलेटेड थोड़ा सा पूछे जा सकते हैं, इस रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं यहाँ से, इनमें से आधे नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकते हैं। सुक्रोज, लैक्टोज, एनीमर, एफीमर, कार्बन, ये आ सकते हैं, और ये टॉपिक आप कर लेना, इसमें आधे नंबर क्वेश्चन भी आप पुटअप हो जाएंगे, बड़े क्वेश्चन भी पुटअप हो जाएंगे, ये टॉपिक आप करने हैं, ठीक है। इसमें इनोलेट्स वाला देखें हम,
अब इसमें सेकंड जो पार्ट है इसका कौन सा है, इनोलेट वाला। इनोलेट में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट है। इनोलेट्स में आप क्या करना है, इनोलेट्स में आपको कुछ रिएक्शन है और क्लेजन कंडेंसेशन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। क्लेजन कंडेंसेशन यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। क्लेजन संघनन, ये रिएक्शन मेरे वीडियो पर भी है, ध्यान रखना। क्लेजन कंडेंसेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप क्लियर करें। इनोलेट्स वाला थोड़ा कम पार्ट है, लेकिन पार्ट तो है ही भाई। और चला हुआ होता है यहाँ पर, कीटो इनोल चला हुआ होता है, यहाँ पर आ सकती है कीटो इनोल टोटेमेरेज में चला वयवता, यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और AAE यहाँ से इस रिलेटेड, इस कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एसीटो एसिटिक एस्टर या एथिल एसीटो एसीटेट, या क्वेश्चन पूछा सकता है। तो ये तो आपकी इसमें तो है जो इतना है। इसके बाद आप आ जाए यूनिट 4 पर। अब यूनिट 4 पर, 4 के बाद चलें 5 पर, ठीक है। यूनिट 4 हो गया, यूनिट 5 पे चलें। यूनिट 4 के बाद 5, ये महत्वपूर्ण है। और बाकी में यूनिट 5 में आपको देखो बहुत ज़्यादा है। सोप देखो, फैट्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं और विटामिन्स भी यहाँ पर हैं, प्रोटीन भी है यहाँ पर। मतलब पूरा ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट वाली बात है। और यहाँ पर कलर्स भी हैं, यहाँ पर डिटर्जेंट्स भी हैं, सोप भी हैं, साबुन और भी इसमें हैं, आयोडीन वैल्यू हैं, सब चल रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर हैं, न्यूक्लिक एसिड्स जिसमें DNA RNA आ रहे हैं। अब देखिए ये जो यूनिट है ना, आपको स्कोर करवा सकती है, बहुत अच्छा स्कोर करवा सकती है यूनिट आपको। लेकिन ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक है, केमिस्ट्री तो है भाई। तो आपको देखिए पहले तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इनका, फैट्स का क्लासिफिकेशन, सॉरी एमिनो एसिड देख लो पहले तो। एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड में क्लासिफिकेशन आप ध्यान रखें। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है, और वर्गीकरण के साथ साथ यहाँ से देखें आप नामकरण, नोमेनक्लेचर यहाँ से देखें, नोमेनक्लेचर यहाँ से आ जाएगा। और इसी एमिनो एसिड से ज्यूटर आयन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्यूटर आयन से क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद समविभव बिंदु क्वेश्चन आता है और आने की प्रबल संभावना है, ध्यान रखना। समविभव बिंदु से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एक बार नोटिस कर लेना। ज्यूटर आयन, समविभव बिंदु, मैं दोनों को रेड कलर में कर देता हूँ क्योंकि ये दोनों से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी में प्रोटीन्स, सॉरी DNA RNA से आपको क्वेश्चन आता है। DNA RNA और DNA RNA की स्ट्रक्चर देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं DNA RNA की। यूनिट 4 में भी कवर हो रही है, यूनिट 5 में कवर हो रही है, यूनिट 4 यूनिट 5 दोनों में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स, और दोनों के स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है। संरचना भी दोनों की पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। ये एमिनो एसिड DNA RNA की बात कर रहे हैं हम। एमिनो एसिड की बात करते हैं तो प्रोटीन की बात भी हमें करना ज़रूरी है। तो
प्रोटीन में देखो, प्रोटीन की जो मेन यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट तो एमिनो एसिड ही है। तो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देखो, प्रोटीन का वर्गीकरण पूछा जा सकता है। प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ने थोड़ा बोरियत वाला है। और प्रोटीन के वर्गीकरण के साथ साथ कुछ रिएक्शंस यहाँ पर हैं, प्रोटीन निर्माण की रिएक्शंस भी हैं, ये पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। यहाँ से रिएक्शन आ सकती है डायरेक्टली। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ प्रोटीन क्लासिफिकेशन, प्रोटीन वर्गीकरण पर एक टिप्पणी लिखें। और प्रोटीन के बाद फिर हम अगला लेते हैं सोप, साबुन और अपमार्जक। बहुत इजी टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप स्कोर करवा सकता है, ध्यान रखना, आपको स्कोर करवा सकता है। रेंसिडिटी क्वेश्चन आ सकता है। रेंसिडिटी, बसा तेलों में जो गंध होती है, दुर्गंध होती है, रेंसिडिटी उसको हम कहते हैं। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। साबुन अपमार्जक से क्वेश्चन आ सकते हैं। मिसेल साबुन की साबुनीकरण क्रियाविधि, साबुन द्वारा कपड़े साफ करने क्रियाविधि, अपमार्जक क्लासिफिकेशन आ सकता है। साबुन से कपड़े धोने की क्रियाविधि आ सकती है, पढ़ लें। अपमार्जक क्वेश्चन पुटअप होंगे, ये ध्यान रखना आप। और बहुत इजी टॉपिक है दोनों। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से DNA RNA हो गया, डिटर्जेंट सोप हो गए। कलर्स भी यहाँ पर हैं, मतलब क्रोमोफोर, क्रोमोजन से भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। क्रोमोफोर, क्रोमोजन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और यहाँ पर देखो, सिकल सेल एनीमिया रोग भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। सिकल सेल एनीमिया रोग यहाँ पर आ सकता है। आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल से क्वेश्चन आते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रोग के बारे में आ सकता है। रोग कौन सा? सिकल सेल एनीमिया रोग यहाँ से पूछा जा सकता है। एनीमिया रोग, तो इसलिए एनीमिया रोग से क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर एक टीबी मिलपथ, ध्यान रखें, टीबी मिलपथ, ये आवश्यक एमिनो अम्ल 10 है। टीबी मिलपथ ध्यान रखें यहाँ पर। तो ये आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ आयोडीन मान, आयोडीन मान, आयोडीन वैल्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और साबुनीकरण, साबुन मान, साबुन मान, सोप वैल्यू से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। दोनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन है। और आयोडीन मान का तो मैंने यहाँ वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादातर मैंने वीडियो बना रखे हैं 3rd ईयर के। आयोडीन मान से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें देखिए, और एक मान और है अम्ल मान, अम्ल मान से क्वेश्चन आ सकता है। अम्ल मान, एसिड वैल्यू यहाँ से पूछी जा सकती है, इस बात को नोटिस कर रहे हैं। और रबर, रबर देखो, और बहुलक, अभी इसमें बहुलक और है ना, पॉलीमर्स, बहुलक इसमें और हैं, बहुलक, रबर। अब रबर और बहुलक में, दोनों में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुलक में आप ध्यान रख लेना, PMMA और ब्यूना S रबर है, ब्यूना N रबर है। और रबर का बल्कनीकरण, बल्कनीकरण पूछा जा सकता है भाई, है ना। तो ये तो 1 2 3 4 5 यूनिट कंप्लीट हो गई। और मेरा एग्ज़ाम डोज था BSc 3rd ईयर का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं जाएगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है। राधे कृष्णा की कृपा रही तो इससे बाहर जाएगा नहीं। आपको ध्यान रखना है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन नहीं होना है। एग्ज़ाम में क्या होता है, और कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, जो क्वेश्चन आपको खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि आपको याद है,
कोई अलग और आपको आगे अलग। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझें, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। बहुत से स्टूडेंट क्या क्वेश्चन को समझते नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर देते, तो वो गलत हैबिट है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। अब ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन कोई भूल गए आप एग्ज़ाम टाइम में, तो आप उसको ऐसा नहीं है कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर लें, आप कमज़ोर हो जाएं, वहाँ पर आप तनाव नहीं लेना है। आपको दूसरी रिएक्शन आपको याद आ जाए वो कर दो, लेकिन टाइटल आप उससे रख दें। कभी कभी क्या होता है, जल्दी में कॉपी चेक होती है तो आपको मार्क मिल जाते हैं, है ना। तो कहते हैं मरता क्या नहीं करता, आप खाली छोड़ने के बजाय कुछ लिखें वो बेटर है। और ये बहुत फ़ायदेमंद वीडियो था, मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप पास अच्छे नंबर्स हों, मेरी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।